ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वार की। ये कहानी हमें सिखाती है चाहे जंग ख़त्म क्यों ना हो जाए, लेकिन उस जंग के दिए हुए ज़ख्म ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। इस कहानी में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक लोमाक्स है, जो ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहा होता है। जिसकी सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई होती है जिसका नाम पैट्रिशिया है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बात करते करते बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन एरिक अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक जापानीज़ सोल्जर को देखता है जो उसके सामने खड़ा होता है। वो सोल्जर एरिक को पकड़कर जापानीज़ प्रिजनर्स कैंप में ले जा रहा होता है। फिर उसे एक कमरा दिखाया जाता है जिसे देखकर एरिक डर जाता है। फिर एरिक को एक कमरे में दिखाया जाता है। इसका मतलब है एरिक कोई बुरा सपना देख रहा होता है। ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। पैट्रिशिया उससे पूछती है तो एरिक उसे बताने से मना कर देता है। पैट्रिशिया के बार बार पूछने पर भी एरिक उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ हमें दिखाया जाता है एरिक को जो हमेशा खोया खोया रहता है। ऐसा लगता है मानो उसके साथ अतीत में कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसे वो आज भी भुला नहीं पाया है। पैट्रिशिया के बार बार पूछने पर भी एरिक उसे कुछ नहीं बताता। फिर पैट्रिशिया एक बार में जाती है जहाँ एरिक अक्सर जाया करता था। वहाँ एरिक का दोस्त फिनले उसे मिलता है। पैट्रिशिया उससे एरिक के बारे में पूछती है तो फिनले उसे बताना शुरू कर देता है। यहाँ से कहानी 1942 में पहुँच जाती है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जहाँ एरिक एक ब्रिटिश सोल्जर था। उसकी पोस्टिंग सिंगापुर में थी। बहुत जल्द वहाँ जापानीज़ का कब्ज़ा हो जाता है और वो ब्रिटिश सोल्जर को बंदी बनाकर जापानीज़ प्रिजनर्स कैंप में कैदी बना देते हैं और वहाँ उनसे बहुत हार्ड वर्क करवाया जाता है। दरअसल जापानीज़ थाई वर्मा रेलवे ट्रैक बना रहे होते हैं जो थाईलैंड से वर्मा तक जाएगा, जिसकी लंबाई 415 किलोमीटर है। एक दिन सभी ब्रिटिश प्रिजनर्स आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं जो ये फैसला करते हैं कि यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। क्यों ना हम एक रेडियो बनाएं जहाँ हमें दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में पता चल सके, जो काम सिर्फ एरिक कर सकता था। रेडियो बनाने के लिए साइट पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सामान पड़े होते हैं। धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा करके एरिक रेडियो बना लेता है। जब रेडियो बन जाता है तो उन्हें पता चलता है अमेरिका भी वॉर में आ चुका है और वो भी इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी जापान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। और जल्दी कैंप में किसी को पता चल जाता है यहाँ पर किसी ने रेडियो बनाया है। वो पूरे कैंप की तलाशी लेते हैं और उन्हें वो रेडियो मिल जाता है। जापानीज़ को 4 लोगों पर शक है, जिसमें एक एरिक भी होता है और दूसरा फिनले होता है जो एरिक की पत्नी को पूरी कहानी सुना रहा है। जापानीज़ सिपाही इन चारों में से एक को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब इससे पहले वो तीनों में अब किसी और को मार दें, एरिक अपने आप ही आगे आ जाता है क्योंकि एरिक नहीं चाहता है कि उसके 2 साथियों में से किसी को मारा जाए। और जापानीज़ एरिक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो उसे तब तक मारते रहते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। पर यहाँ पर ये सभी जानते हैं कि ये सब यहाँ पर इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो मिलिट्री का सीक्रेट पुलिस वाला होता है जिसका नाम कैंपेटाई होता है, वो एरिक से कहता है तुम एक अपराधी हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुम हमें सारा सच बता दोगे तो हो सकता है हम तुम्हारी जान बख्श दें। दरअसल इन्हें ये लगता है इन्होंने रेडियो बाहर संदेश देने के लिए बनाया है। कैंपेटाई एरिक के दोनों हाथ बांधकर एक सिरा अपनी गाड़ी में बांध देता है। हालांकि एरिक के दोनों हाथों में फ्रैक्चर होता है और उसके बाद भी कैंपेटाई एरिक पर बिल्कुल भी दया नहीं करता और उसे खींचकर उसी कमरे में ले जाता है जो आज भी एरिक को प्रेजेंट टाइम में कई बार दिखता है, जिसे देखकर एरिक डर जाता था। एरिक की उस कमरे में पूछताछ होती है जहां उससे पूछा जाता है कि तुमने रेलवे का नक्शा क्यों बनाया। दरअसल एरिक ने एक रेलवे का नक्शा बनाकर छुपा दिया था और जब बाद में वो उस नक्शे को ढूंढने जाता है तो वो वहां पर उसे नहीं मिलता क्योंकि जापानीज़ सिपाही को वो मिल चुका था। एरिक कैंपेटाई को बताता है कि रेलवे मुझे बहुत पसंद है, ये नक्शा मैंने अपने लिए बनाया था। पर कैंपेटाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन दुश्मन तक पहुंचाना चाहते थे। एरिक पूछता है कि मैं आपके दुश्मन तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊंगा। कैंपेटाई कहता है इस रेडियो के बारे में। एरिक कहता है ये रेडियो सिर्फ सुनने के लिए है, इसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा सकती।
पर कैम्पटाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वो जानना चाहता था वो ये इन्फॉर्मेशन किसको किसको भेजना चाहता था और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आज तक वो भेज चुका है। पर एरिक के पास कोई जवाब नहीं होता। कैम्पटाई उसकी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर बांस का एक पिंजरा होता है जहाँ और भी ब्रिटिश कैदी होते हैं। उसके अंदर एरिक को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर एरिक को ना खाना दिया जाता है और ना ही पानी, साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके मुंह के अंदर पानी का पाइप लगाकर उसके मुंह के अंदर बहुत प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है ताकि वो मौत को एक्सपीरियंस कर सके। इससे एरिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कैम्पटाई बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रहा होता है, तुमने ये रेडियो क्यों बनाया? पर एरिक के पास एक ही जवाब होता है, मैं बस अपने देश की, अपने घर की इन्फॉर्मेशन सुनना चाहता था, इसीलिए रेडियो बनाया था। पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। उसे बाहर बांस के पिंजरों में लिटाकर इतना मारा जाता कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर 2 सिपाही उसे अंदर कोठरी तक ले जाते हैं। कई दिनों तक उसके साथ ऐसे ही होता है और जब वो एक दिन उस पिंजरे के अंदर होता है तो उसे बाहर आसमान से कुछ पैराशूट उतरते दिखाई देते हैं। दरअसल ब्रिटिश सेना यहाँ पहुँच चुकी होती है। उन्होंने थाईलैंड के इस पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया होता है और वो उस वार प्रिजनर कैंप तक पहुँच जाते हैं जहाँ ब्रिटिश प्रिजनर्स की बहुत बुरी हालत होती है। यहाँ पर जितने भी जापानीज़ सिपाही होते हैं उन सबको लाइन में खड़ा किया जाता है और उन्हें बताया जाता है जो भी तुमने हमारे सैनिकों के साथ व्यवहार किया वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ था, इसीलिए तुम सबको यहाँ से बैंकॉक भेजा जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा तुम सबको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पैट्रिशिया को फिनले ये पूरी कहानी सुना रहा होता है और अब पैट्रिशिया को भी पता है उसके पति के साथ उसके पास्ट में क्या क्या हुआ था, जिसकी वजह से वो आज तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। वो घर जाने के बाद अपने पति से बहुत प्यार से बात करती है, उसे सिंपैथी दिखाती है, लेकिन एरिक का स्टेट ऑफ माइंड अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं होता है। वो अभी भी उस टॉर्चर से उभर नहीं पाया जो उसके साथ थाईलैंड में हुआ था। उसी रात को फिनले उसके पास आता है और उसे न्यूज़पेपर दिखाता है। न्यूज़पेपर में कैम्पटाई की फ़ोटो होती है। वो एरिक को बताता है कि वो ज़िंदा है। वो थाईलैंड में उसी वॉर प्रिजनर कैंप में टूरिस्ट गाइड है जहाँ उसने हम सबको टॉर्चर किया था। तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें बदला लेना होगा। हालांकि लेकिन एरिक का अपना एक परिवार है, उसकी अपनी एक पत्नी है, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहता। पर फिनले उसे कहता है जब जापानीज़ ने हमें बंदी बनाया था तो उन्होंने हमसे कहा था अगर तुम सच्चे मर्द होते तो सरेंडर करने के बजाय अपने आप को वहीं मार देते। हमने उनसे कहा था नहीं, हम ज़िंदा रहेंगे ताकि तुमसे बदला ले सकें, तुमसे लड़ सकें, और अब वो वक्त आ गया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस तरह एरिक वॉर की कड़वी यादों से गुजर रहा होता है उसी तरह फिनले भी गुजर रहा होता है। वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। फिनले की सुसाइड के बाद एरिक डिसाइड करता है कि वो थाईलैंड जाएगा। वो थाईलैंड आ जाता है। वो उसी वॉर प्रिजनर कैंप में जाता है जहाँ उसे बंदी बनाया गया था। अब ये एक म्यूज़ियम है। एरिक देखता है जिस तरह से वॉर के दौरान रेलवे ट्रैक बनवाने के लिए उनसे दिन रात काम करवाया जाता था, उसी तरह के वहाँ स्टैच्यू बने होते हैं। और यहाँ वो कैम्पटाई को मिलता है जो कि एक टूरिस्ट गाइड है, जो टूरिस्ट को वॉर के दौरान हुए हादसों के बारे में बताता है। वो कहता है ये मेरे लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है और मैं यहाँ 57वीं बार आया हूँ। अब शाम हो जाती है और म्यूज़ियम बंद हो जाता है और एरिक उसके सामने जाता है। वो शुरू में एरिक के पास जाता है। वो एरिक को शुरू में पहचान नहीं पाता और वो बहुत जल्द एरिक को पहचान जाता है कि ये वही है जो 30 साल पहले इसी प्रिजनर कैंप में था जिसको हमने बहुत टॉर्चर किया था। एरिक उसे बैठने के लिए कहता है और कैम्पटाई उसके सामने बैठ जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कैम्पटाई ने उसे 30 साल पहले अपने सामने बिठाया था। यहाँ पर कैम्पटाई पूरी तरह से बदला हुआ दिखता है। वो पूरी तरह खामोश और शांत है। एरिक उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, और यहाँ पर हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिटिश सेना थाईलैंड में आ चुकी है और उन्होंने जापानीज़ को एक लाइन में खड़ा कर दिया था। और तभी कैम्पटाई कहता है मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मैं जापानीज़ और इंग्लिश दोनों जानता हूँ। ब्रिटिश ऑफिसर उससे कहता है क्या तुम कैम्पटाई हो? कैम्पटाई कहता है नहीं, मैं कैम्पटाई नहीं हूँ, ना ही मैंने उसके साथ कभी काम किया। ब्रिटिश ऑफिसर उसे लाइन से अलग कर देता है क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी ताकि ब्रिटिशियर्स को जापानीज़ सोल्जर की बातें समझा सके। इस तरह से कैम्पटाई की जान बच सकी थी। और उसके बाद वो एरिक को बताता है हमें रेलवे ट्रैक पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली थी। वो यह भी कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता था। जब मैंने इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज़ देखी तो मुझे बहुत पछतावा हुआ, इसीलिए मैं वॉर कैंप में एक टूरिस्ट गाइड की तरह काम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड वार 2 में जो भी ट्रेजेडीज़ हुई दुनिया उसे भूल सके,
दुनिया को उसे याद रखना होगा ताकि दोबारा फिर कभी ऐसा ना हो। इस बात से एरिक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुमने जो किया वो एक ट्रेजेडी नहीं, वो एक क्राइम था। तुम एक क्रिमिनल हो। उसके बाद एरिक उठता है। म्यूज़ियम में वो स्टिक जिससे इन्हें मारा जाता था वो उसे तोड़ देता है। यहाँ पर एक ब्लॉक भी है जिसके ऊपर हाथ पैर रख कर तोड़ दिए जाते थे। वो कैम्पटाई को उसका हाथ वहाँ रखने को कहता है। कैम्पटाई बिना कुछ बोले अपना हाथ उस पर रख देता है। अब एरिक उसका हाथ तोड़ने वाला है। उससे पहले कि उसकी स्टिक हाथ पर लगती, एरिक उस स्टिक को साइड में पटक देता है क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। और यहाँ पर कैम्पटाई उसकी हर एक बात मानता जाता है क्योंकि उसने वॉर में जो किया था उसकी वजह से वो एक गहरे पछतावे में होता है। इसीलिए वो वैसे ही करता है जैसे एरिक करने के लिए कहता है। अब एरिक अपना चाकू उसकी गर्दन पर लगा देता है पर वो उसे एक बार फिर से छोड़ देता है और बाहर आकर उसे उसी बांस के पिंजरे में कैद कर देता है जहाँ उसे 30 साल पहले कैद किया गया था। और अब वो उस कमरे में जाता है जो उसे बार बार आज भी दिखता है, जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। वहाँ पर आज भी वो पाइप होता है जिससे उसके मुंह के अंदर पानी डाला जाता था और यहाँ पर उसे सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ वॉर में हुआ था। और वो बाहर आकर फिर से कैम्पटाई के पिंजरे के पास बैठ जाता है। कैम्पटाई उसे बताता है तुम ही वो इंसान थे जिसने हमें वॉर के दौरान सब कुछ सच बताया। वॉर के दौरान हम लोगों से सरदारों ने झूठ कहा था। हमें बताया गया था अगर हम वॉर जीत जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, पर तुम ही वो इंसान थे जिसने हमें बताया कि अमेरिका जापान के शहरों को तबाह कर रहा है, वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। दरअसल किसी भी देश की सरकार वॉर के दौरान अपने जवानों का, अपने देशवासियों का इसी तरीके से ब्रेन वॉश करती है। उन्हें एहसास दिलाती है कि वॉर युद्ध ही सब कुछ है, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग होती है। एरिक को समझ आ जाता है कि जिस तरह के दर्द से वो गुजर रहा है ठीक उसी तरह के दर्द से कैम्पटाई भी गुजर रहा होता है। उसके दिल में पछतावा है, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एरिक उस रेलवे ब्रिज पर जाता है जहाँ पर वो और उसके साथियों ने 30 साल पहले काम किया था। उसके पास जो चाकू होता है वो उसे नदी में फेंक देता है। उसके बाद वो ब्रिटेन वापस आ जाता है जहाँ पर उसे कैम्पटाई का लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है जो भी उसने किया उसे आज भी उसका गिल्ट है, जो भी उसने वर्ल्ड वार 2 में एरिक के साथ किया। वो एरिक से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद एरिक एक बार फिर से थाईलैंड जाता है। वो कैम्पटाई से मिलता है। एरिक कैम्पटाई को उसकी गलती के लिए माफ़ कर देता है और उससे कहता है तुम बहुत बहादुर हो जिसने वॉर ख़त्म होने के बाद एक टूरिस्ट गाइड बनकर दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि वॉर सिर्फ तबाही लेकर आती है। ये सब सुनकर कैम्पटाई के आँख में आंसू आ जाते हैं। एरिक उसको गले से लगा लेता है और ये दोनों कैम्पटाई की मौत तक 2011 तक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो ये थी कहानी द रेलवे मैन की। ये कहानी हमें सिखाती है ज़िंदगी में प्यार और दोस्ती ही सब कुछ होती है। वॉर, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद ज़िंदगी में सिर्फ दुख, नफ़रत और परेशानियां ही लेकर आते हैं। चाहे इसमें कोई भी जीते या हारे, लेकिन नुकसान दोनों तरफ बराबर का होता है। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।